गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चल रहा है पढ़ाई लिखाई बेटा? हाँ, आज सेल के बारे में बताएंगे। जल्दी जल्दी जुटो, मित्र सो को बोलो जल्दी से जुटेगा। टाइम पर आप लोग जुटते नहीं हो। 90 बच्चा जुटा है अभी तक। हाँ, सेल के बारे में बताएंगे, सेल क्या होता है। कुछ साइंटिस्ट का नाम जानोगे, कौन डिस्कवरी किया, सेल थ्योरी बताएंगे और कोशिश करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताने का। ठीक है, शुरू करें? सब जुट गए हो? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चल देखो, सब आदमी 8 9 से ही पढ़ते आ रहे हो। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। एक सिंपल वे में ये भी कहा जाता है सेल इज नथिंग, इट इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ द लाइफ। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है लाइफ का। अब थोड़ा सा देखो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग बॉडी जो होता है वो सेल्स का ही बनता है। माने कोई चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मिलियंस ऑफ सेल होता है। और मिलियंस ऑफ सेल मिलके मान लो प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट बनाता है, एनिमल बनाता है। तो वो बनता किससे? सेल से। इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, बिकॉज होल बॉडी ऑफ द लिविंग थिंग इज मेड ऑफ द सेल। और फंक्शनल यूनिट इसको इसलिए कहा जाता है कि लाइफ का जो भी फंक्शंस होता है वो विद इन द सेल होता है। तो एक सेल में जो फंक्शन होता है वो पूरे मिलियंस ऑफ सेल में फंक्शन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। समझ में आ गया? ज्यादा नहीं बताएंगे। देखो क्या कहता है, द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब कहता है क्यों? बिकॉज होल बॉडी मेड ऑफ द सेल। तो ये तुम्हारा जवाब किसका हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट का। अब यहां पे आता, कहता है फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हो? तो कहता है इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शंस रेगुलेट इनसाइड द सेल। हमने क्या बोला कि सेल के अंदर लाइफ के लिए जो भी लाइफ प्रोसेस होता है वो विद इन द सेल एक स्मॉल यूनिट में ही रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए इसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट। कहा जाता है कि सेल को रिप्रेजेंट किया है ब्रिक से। जैसे आप घर बनाते हो तो घर में देखोगे मेन जो मटेरियल होता है वो ब्रिक्स, ईंट, उसके बाद उसके साथ क्या होता है? सीमेंट हो गया, बालू हो गया, छड़ हो गया। तो ये जो अदर जो मटेरियल देखते हो ये क्या है? सीमेंटिंग मटेरियल है, जिसे हम लोगों के बॉडी में मसल्स है, सबको जोड़ता है। रॉड क्या हो गया? एस्केलेटन हो गया। लेकिन घर जो बनता है वो ब्रिक से बनता है। अब देख लो, हर चाहे वो स्लीपिंग रूम हो, किचन रूम हो, डाइनिंग रूम हो, लैट्रिन रूम हो, बाथरूम हो, सब जगह ईंटें लगता है। तो वही ईंट जो है ग्रुप ऑफ ईंट मिलके क्या करता है? बाथरूम बना देता है। वही ग्रुप ऑफ ईंट मिलके पूजा घर बना देता है। वही ग्रुप ऑफ ईंट मिलके तुम्हारा किचन बना देता है। सेम चीज लिविंग बॉडी में क्या होता है? वही ग्रुप ऑफ सेल मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, वही ग्रुप ऑफ सेल मिलके रिस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया। सिर्फ क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ सेल दे डू ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो उस फंक्शन के अनुसार और उसका जो पोजीशन होता है तो उसका शेप साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन सेल वही रहता है। समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखो, कुछ साइंटिस्ट था तुम्हारा, यहां पर दो कैटेगरी में हम बांटे हैं, हालांकि नीट में वो डेट नहीं पूछता है। तो एक तुम्हारा जो रिसर्च हुआ, डिस्कवरी हुआ वो 1600 में। तो दो साइंटिस्ट 1600 में आया तुम्हारा। एक था ये एंटोनो वॉन ल्यूएनहॉक। तो इसको माइक्रोस्कोप बनाने का बड़ी शौक था। तो इसने क्या किया, पॉन्ड से वाटर लाया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो देखता क्या है कि एक छोटा सा कोई चीज है जो मूवेबल है, इस तरीके से मूव कर रहा था। पाउंड वाटर लेके क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इस तरीके का छोटू सा चीज ये मूव कर रहा था। फिर वो क्या किया, दांत से निकाला, वहां भी देखता है तो देखता है कि ये छोटा सा सेल है। फिर ये लास्ट में स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा, स्पर्मेटोजुआ बोलते हो। तो
वो भी देखा इस तरीके से। तो उसने ये ल्यूवेनहॉक ने ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जो सेल को लिविंग सेल में देखा। ठीक है, तो ये क्रेडिट इसको ये जाता है कि देखो क्या कहता है, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल। क्लियर है यहां तक? EB16। और उसी का पैरेलल एक साइंटिस्ट था तुम्हारा रॉबर्ट हुक। तब देखो याद करने का तरीका क्या है, ल्यूवेनहॉक, एल से आता है लिविंग, यानी ये फर्स्ट साइंटिस्ट बंदा है जो लिविंग थिंग में सेल को देखा। ठीक है, ये हुक देखो, हुक क्या होता है, पकड़ने वाला, तो नॉन लिविंग थिंग। तो रॉबर्ट हुक जो है वो टर्म सेल क्वाइन किया था और ये नॉन लिविंग थिंग में देखा था। प्लांट का तुम्हारा क्या होता है, कॉर्क होता है, उसी कॉर्क को काट के माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उसका स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से आ रहा था माइक्रोस्कोप में, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा था। इसी का नाम उसने कंपार्टमेंटल रखा, कंपार्टमेंट, बाद में उसका नाम रखा सेल। और ये सेलुलस से आया। पहले जमाने में क्या होता था, मॉन्क जो होता था, पुजारी, छोटा 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 घर बना के रहता था, उसका ग्रुप ऑफ घर होता है, यही ग्रुप ऑफ घर, तो वो सेलुलस उसको कहा जाता था और उसी से वर्ड आया तुम्हारा सेल। तो ये रॉबर्ट हुक को आप एक क्रेडिट दे सकते हो कि ये टर्म सेल क्वाइन किया। और उसने कहाँ देखा था, नॉन लिविंग थिंग में, कॉर्क में। और ल्यूवेनहॉक जो है वो लिविंग बॉडी में सेल को देखा था। क्लियर है? फिर देखो उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा 18 सेंचुरी में, देखो 1600 सेंचुरी के बाद 18 यानी 200 ईयर के बाद फिर यहां पर दो साइंटिस्ट आया तुम्हारा। पहला साइंटिस्ट था तुम्हारा मैथ्यू एस्कोलिडन, तो ये बोटनिस्ट था। तो इसने भी माइक्रोस्कोप में क्या देखता है कि प्लांट का जो बॉडी है वो छोटा 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 सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया कि ऑल द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल, क्योंकि वो बोटनिस्ट था। तो वो एक मोर और लेस 1838, ये मैथ्यू कब किया था, ये देखो ये था 1838 में। ठीक उसी के पैरेलल एक और साइंटिस्ट था तुम्हारा, ये इंग्लिश का जियोलॉजिस्ट था, ये कहाँ गया, थियोडर स्वान। देख लो ये 1839 में, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट था तो ये एनिमल में देखा। तो अब ये क्या कहता है कि ऑल द एनिमल इज मेड अप ऑफ द सेल, माने एनिमल का जो बॉडी होता है दे आर मेड अप ऑफ द सेल। अब ये दोनों में क्या हुआ, एक दिन मिलन हुआ। तो अब ये थोड़ा सा ये अपना क्रेडिट लेने के लिए क्या किया, ये एक्चुअली तुम्हारा ये स्वान जो है ना नर्वस सिस्टम में देखा था। तो नर्व सेल देखता है कि नर्वस सिस्टम जो है इट इज नॉट, इट इज मेड अप ऑफ ए नर्व सेल। तो उसी पर इसने कहा कि ऑल द एनिमल दे आर मेड ऑफ द सेल। उसके बाद इसने एक और उसमें जोड़ दिया क्रेडिट लेने के लिए कि ऑल द सेल इज कवर्ड बाय ए बाउंड्री, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा, बाद में वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया तुम्हारा। ठीक है, और इस तरीके से ये दो तीन थ्योरी आपका सेल मेम्ब्रेन का यही डिस्कवरी किया था कि सेल जो है वो कवर्ड होता है, एक आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, उसके बाद देख लो क्या हुआ। अब इस दोनों में जब झंझट शुरू हुआ तो एक तीसरा साइंटिस्ट आया, रॉडॉल्फ वर्च्यू। उसने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके एक थ्योरी दे दिया, सेल थ्योरी, और ये दिया तुम्हारा 1855 में। क्या कहता है देखो, वर्च्यू ही मॉडिफाइड एंड गिव्स द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। तो हालांकि जब भी सेल थ्योरी की चर्चा होती है तो आप दोनों को क्रेडिट देते हो कि ऑल द लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल और देयर प्रोडक्ट। बाद में उस दोनों को मिला के मॉडिफाई करके एक तुम्हारा ये थ्योरी कौन दिया, ये वर्च्यू। तो देखो वर्च्यू क्या कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ध्यान से समझना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, जो एस्कोलिडन और स्वान का था। तीसरा क्या जोड़ता है कि ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थोड़ा सा आपको समझना है कि ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल नया जो आता है तो पहले से एक प्री सेल रहता है, उसी से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो दूसरा ये इसने कहा, तो ये क्या देखता है माइक्रोस्कोप में, एक यूनिसेलुलर का, ये यूनिसेलुलर देख क्या रहा है, ये फ्यूज करके दो सेल बना रहा है।
इस तरीके से। तो उस समय ये नहीं पता था, बाद में हुआ कि नहीं ये बाइनरी फिजन है कि वन सेल डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म द टू सेल्स। तो जब ये चीज इसने ये कहा तो उस समय के लोगों को नहीं विश्वास हो रहा था, क्योंकि उस समय क्या था तुम्हारा 18th सेंचुरी में ए बायोजेनेसिस एक थ्योरी, इवोल्यूशन में डिटेल में पढ़ाएंगे। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि ऑल द लिविंग थिंग आर मेड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग। तो वो ए बायोजेनेसिस क्या कहता है कि वो लिविंग थिंग जो है ना कंटिन्यूसली फॉर्म होता है नॉन लिविंग थिंग से। माने उसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मिट्टी है तो मिट्टी से लिविंग थिंग बन जाएगा, ऐसे वाटर लो फूक मारो लिविंग थिंग बन जाएगा। अब उसी में एक साइंटिस्ट था ये बायोजेनेसिस का, देखो ऐसा ऐसा क्राइटेरिया वो दे रहा था। वो क्या किया, कहीं से व्हीट ले आए और उसको रख दिया एक जगह। कुछ दिन के बाद वहां पर चूहे के बच्चा को देखा तो कहता है देख लो उस व्हीट से चूहा का बच्चा पैदा हो गया। अरे बेवकूफ, वो चूहा का बच्चा इसलिए वहां पर आ गया, कोई प्रेग्नेंट चूहा रहा होगा, आके वहां वहां भोजन था वहीं पे बच्चा दे दिया। ठीक है, तो ये आपका सेल थ्योरी इतना पढ़ना था। तो ये बायोजेनेसिस बाद में तुम्हारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तब बायोजेनेसिस आया, लुईस पास्चर उसको रिजेक्ट कर दिया। ये इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, यहां तक सेल थ्योरी समझ में आ गया बेटा। अब देखो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरव्यू सेल्स के बारे में दोनों चीज है आपका, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स देखोगे यूनिसेलुलर भी, मैंने ये तुम्हारा यूकैरियोट्स में भी, सॉरी क्या बोल दिया हम, इसे यूनिसेलुलर भी हो गया। यूकैरियोट्स जब भी होगा तो यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टी सेलुलर भी होगा, हमेशा याद रखना। प्रोकैरियोट्स जब भी होगा तो यूनिसेलुलर होगा। पढ़े हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनरा, मोनरा में जितना भी तुम्हारा ये प्रोकैरियोटिस यूनिसेलुलर आता है उसमें बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन अलगी आ गया, माइक्रोप्लाज्म, सब उसी में आ जाता है। जैसे प्रोटिस्टा होता है वो यूनिसेलुलर, लेकिन वो क्या है, यूकैरियोट्स है। उसके बाद देखोगे आपका मोनरा हुआ, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनीमिला हो गया, ये सब क्या हो गया, यूकैरियोट्स हो गया। लेकिन प्रोटिस्टा के बाद जो है जैसे फंजाई, एनीमिला, प्लांटी, ये सब क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। तो ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली क्या होता है, ध्यान से देखना, हालांकि उसका डिटेल में आप पढ़ोगे। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे ये सपोज करो प्रोकैरियोट्स का सेल है, तो इसके ऊपर सेल वॉल होगा, ये देखो। यूकैरियोट्स में क्या है, तो ये क्या हो गया, एक डीलिमिटिंग, एनसीईआरटी में दिया है डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है, क्योंकि वही सराउंड करता है, एक शेपिंग देता है सेल का। तो ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल में। अब देख लो यूकैरियोट्स में क्या होता है, सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एनीमिला में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांटी में होता है, फंजाई में होता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकता है। दूसरा इसमें देखोगे क्या होता है, एक अब अंदर जाओगे सेल में तो साइटोप्लाज्म कहते हो, जो ये फ्लूइड भरा रहता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हो। उस साइटोप्लाज्म में एक मास्टर ऑर्गेनेली होता है, मास्टर ऑर्गेनेली बोले तो न्यूक्लियस, ये देखो। और उसी न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, ये इस तरीके से सर्कुलर होगा, कोई कवरिंग, लेकिन डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, दूसरा देख लो, यहां भी राइबोसोम होगा, यहां भी राइबोसोम होगा। दोनों में एक यही राइबोसोम है कि विदाउट मेम्ब्रेन होता है। बाकी जितना ऑर्गेनेली यूकैरियोट्स में होगा वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, एक्सेप्ट राइबोसोम। दोनों केस में याद करना, दोनों केस में क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। क्योंकि ये राइबोसोम इज नथिंग, दैट इज द आरएनए। ये तो आरएनए होता है, थोड़ा सा प्रोटीन उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, उसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो दोनों के केस में क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। हाँ, फर्क क्या होता है, साइज में, मास और डेंसिटी में फर्क होता है। याद करो प्रोकैरियोट्स में पढ़े हो, ये 70s होता है और ये यूकैरियोट्स में क्या होता है, 80s। ये S का मतलब समझ रहे हो,
सब वर्ग यूनिट्स। ये माने ये कोफिशिएंट होता है दैट मेजर द मास एंड डेंसिटी। तो यहां पर ये 80s होता है, यहां पर 70s। इसमें एक लार्ज यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट। तो एक को कहते हो 50 और दूसरे को 30s। अब इस दोनों को जोड़ मत देना। उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, एक 60s और एक होगा 40s। तो ये अलग अलग पढ़ोगे प्रोकैरियोट और ये को एक ओवरव्यू हमने बताया है। तो देखो क्या कहता है यहां पर, ध्यान से देखो क्या कहता है ओवरव्यू। देखो, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल द सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। एक राइबोसोम जो है वो कॉमन होता है, वो क्या होता है तुम्हारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरा देखो क्या करता है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। उसी को आप क्या बोलते हो, सेंट्रियोल करते हो, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोसोम और द सेंट्रियोल दैट रेगुलेट द ग्रोथ। इसीलिए देखोगे क्या होता है, एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होता है, रेगुलर होता है। प्लांट के केस में क्या होता है, ग्रोथ इरेगुलर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है और लाइफ टाइम तक चलता रहता है। एनिमल के केस में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद क्या हुआ, आपका ग्रोथ सीज कर जाता है। ऐसा कहा जाता है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोसोम। समझ में आया? अब देखो दूसरा क्या कहता है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। क्या होता है, सेल का जो शेप एंड साइज होता है वो डिपेंड करता है कि वो सेल आपके बॉडी में कहाँ पे है, किस इन्वायरमेंट में है। तो उस अनुसार उसका साइज क्या होता है, चेंज होता रहता है, उसका शेप चेंज होता रहता है। जैसे पढ़े हो WBC, जस्ट लाइक द अमीबा, अमीबॉइड शेप होता है उसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाले रहता है। ठीक है, अब उसी में देखो एक पढ़ना जैसे माइकोप्लाज्मा। इसी माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, PPLO। एनसीईआरटी में अलग अलग दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, लेकिन हमको जहां तक मालूम है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड PPLO। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है और मोर और लेस इसका देख लो साइज क्या होता है, 0.3 μm होता है। दूसरा देखो, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ये याद करना है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, नर्व सेल, याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में पढ़ना था। अब आ जाओ प्रोकैरियोट सेल के बारे में। तो थोड़ा सा हम आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में सेल का एक थोड़ा सा सैमरी बता देते हैं, तब इस पे आप आइएगा। ये देखो प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दैट इज द लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होगा
कि इस सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो भी होगा वो नॉन लिविंग मटेरियल होगा। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसके बाहर, ध्यान से देखो, ये सेल वॉल होता है, और ये सेल वॉल देखो क्या होता है, बना होता है पेप्टिडो ग्लाइको। ध्यान से देखो, ये ग्लाई शब्द का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, पेप्टिडो शब्द का होता है प्रोटीन, यानी ये दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके बनता है, ठीक है। और ये सेल वॉल का पर्पस क्या होता है, ओनली टू गिव द स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, बाकी ये कोई भी चीज बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने में रुकावट नहीं करता है। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल में एक क्या होता है, इस सेल वॉल के बाद भी एक लेयर होता है, ये देखो, इसके बाद भी एक लेयर होता है, इसी को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलोगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया, क्योंकि बेचारा छोटू सा है ना, क्या होता है, एंटीबायोटिक से इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप परे बैक्टीरिया तुम्हारा लीथल भी होता है, हार्मफुल भी होता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, एंटीबायोटिक का यूज करते हो, तो ये उससे इसको बचाता है। अब यहां पर देखो क्या होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये दो तरह का होता है। अगर ये हार्ड हो गया तो इसी को क्या बोलोगे, कैप्सूल। अगर ये सॉफ्ट हो गया, या सॉफ्ट बोलो या जेलेटिनस बोलो, जो भी बोलो, व्हाट एवर, सॉफ्ट या जेलेटिनस, तब इसी को कहा जाता है स्लाइम लेयर। याद रहेगा बेटा, अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है तो दैट इज नोन एज कैप्सूल, अगर वो सॉफ्ट जेलेटिनस अगर हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हो, स्लाइम लेयर कहा जाता है। ओके, आगे बढ़े। अब देख लो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आओगे तो ये सब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, इसी को और क्या नाम बोलते हो, साइटोसोल, जो भी बोलो। अब देखो यहां पर क्या होता है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, नेकेड डीएनए मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंड, और वो भी सर्कुलर। ये इस तरीके से होता है, क्या हो गया ये, डीएस डीएनए क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो जहां पे ये स्पेस ऑक्युपाइड करता, और ये भी याद रखना, जैसे यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, लिटिल क्वांटिटी में यहां पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये जो एरिया जहां पर कवर करता है इसी को क्या बोलते हो, न्यूक्लियोइड, या इसी को कहा जाता है जीनोफोर, ठीक है। अब देखो, जब ये डीएनए है तो आरएनए का भी फॉर्मेशन होगा, मैसेंजर आरएनए का, क्या बोलोगे, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो यहां पर ये इस तरीके से ये क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब देख लो,
जब मैसेंजर आता, और यहीं पर क्या होता है, ये इस तरीके से क्या बोले थे, याद करो, राइबोसोम क्या होता है, ये 70S, तो 2 सब यूनिट होता है और थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है, और ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। हमेशा याद रखना, राइबोसोम बताए थे दोनों में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। और राइबोसोम इज नथिंग दैट इज द आरएनए, थोड़ा सा प्रोटीन उसके साथ एसोसिएटेड होता है। अब देखो, अब यही मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हो ट्रांसलेशन, और ये डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है यहां पर, इस मैसेंजर आने पर इस तरीके से देखो राइबोसोम अटैच हो जाता है, तो नंबर ऑफ राइबोसोम यहां पर अटैच होता है, इस केस इसीलिए इसको कहा जाता है पोलिसोम। ध्यान से देखना, पोलिसोम ये सिर्फ प्रोकैरियोट सेल में होता है, और यहां पर क्या होता है कि उस मैसेंजर आरएनए में एक से अधिक जीन होता है, तो एक से अधिक जीन होगा तो एक से अधिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, एक मैसेंजर आरएनए पर एक ही राइबोसोम अटैच होता है, क्योंकि वो क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है, एक जीन ही होगा और तो एक ही प्रोटीन एट ए टाइम बनेगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एट ए टाइम नंबर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये इसका जो मैसेंजर आरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं बहक रहा हूं, रोको, समझ में आया। आगे देखो क्या होता है। अब यहां पर क्या होता है कि अब मान लो साइटोप्लाज्म में है, तो इसको तो चाहिए ना कुछ चीज स्टोर करके रखना इमरजेंसी के लिए, तो यहां पर क्या होता है, ये इस तरीके से देखो स्कैटर्ड होता है, ये ग्लाइकोज है, उसी तरीके से देखो यहां पर इस तरीके से ये फॉस्फेट। अब देखो ये जो अलग अलग जो सब्सटेंस देखते हो, इसको स्टोर करने के लिए यूकैरियोट्स में क्या होता है, बैग होता है, यहां पर कोई बैग नहीं होता है, ऐसे ही स्कैटर्ड रहता है। उसी तरीके से और भी पिगमेंट्स होता है, साइनोफाइसी होता है, ये स्कैटर्ड रहता है, तो इसी स्कैटर्ड को क्या कहा जाता है, इसको मिला के क्या बोलोगे, इंक्लूजन बॉडी। समझ में आया, क्या बोलोगे, इंक्लूजन बॉडी इसको कहा जाता है। अब देखो यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। ये सेल मेम्ब्रेन यहां पे ये इस तरीके से देखो, ये सेल मेम्ब्रेन ये इस तरीके से एक्सटेंड करके क्या बना देता है, ये इसी को क्या बोलते हैं, मेसोसोम। ध्यान से देखो, ये मेसोसोम क्या, हमने क्या बोला कि ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, तो क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, जिसके चलते इसका मेन काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब उसी सरफेस एरिया के चलते क्या होता है, देख लो यहां पे ये देख रिस्पिरेटरी एंजाइम रहता है, तो जब रिस्पिरेटरी एंजाइम होगा तो दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में मदद करेगा। ध्यान से देखना, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो इसको क्या बोलते हो, क्रिस्टी, और इसी पे क्या होता है, ये रिस्पिरेटरी एंजाइम होता है। तो कहा जाता है कि ये दोनों जो है, दोनों का देखो फंक्शन सेम है, लेकिन दोनों का ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफर होता है। तो आप कह सकते हो कि ये मेसोसोम और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी है, दे आर एनालोगस। ये एनालोगस है, एनालोगस इवोल्यूशन में पढ़े होगे। एनालोगस का मतलब क्या होता है, फंक्शन सेम, कॉमन फंक्शन होता है, बट देयर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन इज डिफर। तो ये मेसोसोम और
माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी का क्या होता है, फंक्शन सेम होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर ओरिजिन क्या होता है, डिफर होता है। समझ में? तो एक इसका देख लो, मेसोसोम का फंक्शन क्या, हेल्प इन द रिस्पायरेशन। दूसरा देखो, ये मेसोसोम तुम्हारा सेल वॉल फॉर्मेशन में भी आता है, और ये रिप्रोडक्शन में यानी डीएनए के डुप्लीकेशन में भी ये हेल्प करता है। कैसे करता है? डायग्राम लेना है कि फोटो लोगे कि मिटावे? जल्दी बोलो, ले लो, जल्दी से लो। मिटावे बेटा? देखो क्या होता है, ये कैसे डीएनए डुप्लीकेशन में हेल्प करता है। ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, ये देखो यहां पर आ गया, क्या होता है, ये धीरे धीरे ये बढ़ के इसको डिवाइड कर देता है। तो डिवाइड करेगा तो देख लो, तो एक ये देखो, एक यहां पर आ गया, और इस ये देखो इस तरीके से डिवाइड कर देता है। तो देखो डुप्लीकेशन में हेल्प किया, तो ये रिप्रोडक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो थोड़ा सा इतना आपको ओवरव्यू हम प्रोकैरियोट सेल के बारे में बताए थे। अब आ जाओ, अब देखो, अब आ जाओ, अब थोड़ा समझने में आसानी होगा। देखो क्या करता है प्रोकैरियोट्स में, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। देखो यहां पर एंड मत करो, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, पीपीएलओ। ठीक है। अब देखो क्या कहता है, स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि छोटा साइज होता है, तो छोटा साइज जब होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मल्टीप्लाई ज्यादा करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसी पे रहता है ना। दूसरा देखो क्या कहता है, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसमें। दूसरा देखो क्या था, क्रोमोसोम इज सिंगल एंड सर्कुलर, नॉट इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, एकदम दिमाग में रखना। अब देखो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ मेनी स्मॉल एंड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। इसके बारे में थोड़ा सा जानो बेटा। ये देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक तो ये सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंड है, इसके अलावा भी क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए और होता है, इसी को कहा जाता है प्लाज्मिड, या इसको क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। अब देखो ये जो, और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को क्या बोले, प्लाज्मिड बोले हो। ये जो प्लाज्मिड होता है, अगर किसी बैक्टीरियल सेल से इसको अगर आप निकाल दो तो बैक्टीरिया मर नहीं जाएगा, तो कोई इसका सर्वाइवल सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये ऑटोनोमस है, उसको उस न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है। काम इसका क्या होता है, ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द एंटीबॉडी। तो इस पे क्या होता है, तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। जिसे एक एग्जांपल हम देते हैं कि सपोज करो प्लाज्मिड है, अब इस बैक्टीरिया पर अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडी छिड़क दो, नहीं कुछ होगा। क्यों? क्योंकि उस एंटीबॉडी टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में
जो प्रोटीन बनता है उसको रिजेक्ट करने के लिए वो जीन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरीके से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है। तो मोस्टली ये प्लाज्मिड का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बैक्टीरिया। क्या करता है, देखो प्लाज्मिड प्रोवाइड अनेक कैरेक्टरिस्टिक टू द बैक्टीरिया। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इसी प्लाज्मिड का यूज आप कहाँ करते हो, बायोटेक्नोलॉजी में करते हो। कैसे करते हो, इस बैक्टीरिया का हमने ये प्लाज्मिड निकाल लिया, मान लो ये प्लाज्मिड है, सपोज करो यहाँ पर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, हमने क्या किया, यहाँ पर ह्यूमन का इंसुलिन जीन लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, ह्यूमन का इंसुलिन जीन लगा दिया, इंसुलिन जीन हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब इसको बैक्टीरिया में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करोगे तो अब ये इंसुलिन जीन क्या है, वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। अब जैसे इंसुलिन बनेगा, लास्ट में क्या हो, उस बैक्टीरिया को रप्चर करो और उससे इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लो। यही आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। तो समझ में आया। तो ये प्रोकैरियोट्स के सेल में होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड। ओके, आगे बढ़ो, देखो क्या करता है। अब देखो क्या करता है, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नोन एज मेसोजोम। ये देख लो, यही मेन चीज होता है, क्योंकि कोई ऑर्गेनेली तो होता नहीं है। द मैक्सिमम जो ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा होता है, मेसोजोम के द्वारा होता है, इज प्रेजेंट। समझ में। और व्हाट एवर द फंक्शन ऑफ द मेसोजोम मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आगे बढ़ो, देखो क्या करता है, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो क्या करता है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। बता चुका हूं। द आउटर मोस्ट को क्या बोलते हो, ग्लाइकोकैलिक्स। बताएं, याद करो। मिडिल को सेल वॉल और इनर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देख लो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेल वॉल एंड द बिहेवियर टुवर्ड्स द स्टेन डेवलप्ड बाय द ग्राम, बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है, अभी बताएंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या होता है। दूसरा देखो क्या करता है, ग्लाइकोकैलिक्स में फॉर ए लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर, और ग्लाइकोकैलिक्स में भी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। बताए थे, अगर हार्ड हो गया ग्लाइकोकैलिक्स तो उसको कैप्सूल बोलोगे, अगर वो सॉफ्ट है तो स्लाइम लेयर कहा जाता है। अब देख लो क्या होता है, थोड़ा सा यहीं पे जानो। ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जो देखते हो, तो ये ग्राम क्या होता है, एक स्टेन होता है तुम्हारा। स्टेन बोले तो डाई कलर। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, देखो क्या होता है, पहले थोड़ा सा सेल के डिफरेंस क्या होता है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है। ये देखो, ये सेल वॉल होता है ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम निगेटिव देखो क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है और एक ही चीज का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। ग्राम निगेटिव में क्या होता है, तुम्हारा सेल वॉल थोड़ा सा थीन होता है इन कंपेरिजन टू द ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन सेल वॉल 2 केमिकल का बना होता है। नीचे वाला तो पेप्टिडोग्लाइकॉन होता ही है, ऊपर वाला जो होता है वो लिपोग्लाइकॉन होता है। ठीक है, और यही लिपोग्लाइकॉन क्या करता है, एंटीबॉडी के अगेंस्ट में काम करता है, जिसके चलते ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, मोर डेंजरस मोर हार्मफुल इन कंपेरिजन टू द ग्राम पॉजिटिव। समझ में आया। क्या होता है कि ये जब स्टेन इस पे डालते हो तो ये स्टेन यहां पर आ जाता है, इसमें भी डालोगे यहां पर स्टेन आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, स्टेन प्लस आयोडीन।
जैसे ही डालोगे तो ये ब्लू कलर हो जाता है, ये भी ब्लू कलर हो जाता है। लेकिन जैसे इसको वॉश अल्कोहल में करते हो तो ये ब्लू कलर नहीं हटता, इसका ब्लू कलर हट जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसी के आधार पे क्या किया, इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में बैक्टीरिया को दो ग्रुप बनाया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। समझ में आया? लेकिन आप कहोगे कि सर इसको फिर रिकॉग्नाइज कैसे करेगा जब कलरलेस हो, कैसे आप पकड़ोगे? तो यहाँ पर दूसरा स्टेन यूज किया जाता है, सैफरिन, जो पर्पल कलर होता है, तो ये पिंक कलर का हो जाता है ग्राम निगेटिव, तो उसी से रिकॉग्नाइज होता है कि ये ग्राम निगेटिव है। ये तो ब्लू कलर आता है, क्लियर है? तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव समझ में आ गया बेटा? अब देखो क्या कहता है, सेल वॉल डिटरमाइन, ध्यान से देखना, द शेप ऑफ द सेल, ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग। हमने आपको शुरू में बोला था सेल वॉल का कोई ज्यादा कोई खास फंक्शन नहीं है, ये क्या होता है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बाकी ये सेल वॉल को और किसी से मतलब नहीं है, बाहर से कौन आ रहा है, अंदर अंदर से कौन बाहर जा रहा है, यानी साइटोप्लाज्म से बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में कौन जा रहा है, आउटसाइड से क्या आ रहा है, उससे सेल वॉल को कोई मतलब नहीं है ना, उसके उसमें परमेबिलिटी देखा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। उससे फायदा क्या होता है, ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। बता चुका हूं, देखो क्या होता है, these extension are in the form of vesicles, tubules and lamina। vesicles माने गोला गोला, ट्यूब्यूल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, लेमिना लेमिनर स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? अब देखो क्या कहता है, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। दे ऑल्सो हेल्प इन द रिस्पायरेशन एंड द सिक्रीशन। कैसे रिस्पायरेशन में हेल्प करता है बता चुका हूं मैं। अब देखो क्या कहता है, सम बैक्टीरिया हैव फिलामेंटस एक्सटेंशन कॉल्ड द फ्लैजिला। थोड़ा सा यहां पर इसको आप समझ लो तो याद रहेगा बेटा। जैसे देखो, मान लो ये बैक्टीरिया है, इस तरीके से एक भी स्ट्रक्चर हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक तीन भी हो सकता है, इसी को कहा जाता है फ्लैजिला। सब आदमी जानो फ्लैजिला का पर्पस क्या होता है तुम्हारा, मोबिलिटी में हेल्प करता है। और ये फ्लैजिला जो बना होता है उसको कहा जाता है फ्लैजिलर प्रोटीन। एनसीईआरटी में नहीं दिया, उतना नहीं जाना। और ये एनसीईआरटी में क्या दिया है कि इस फ्लैजिला को तीन भाग में बांटा। देखो, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, सबसे नीचे वाला, और ये हुक है, इसी से क्या करता है, फूड को भी ये कैप्चर करता है या किसी को पकड़ता भी है होल्ड करने के लिए। क्लियर है? दूसरा देखो क्या करता है, पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। थोड़ा सा जानो क्या होता है, इसी तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है, इसी को पिलाई कहा जाता है। देखो इसका पर्पस क्या होता है, ये पिलाई क्या करता है, दैट ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। ध्यान से देखना, ये ट्रांसफर जो कर रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, हमेशा याद रखना। बैक्टीरिया में जब भी होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेचारा क्या करेगा, इस बहाने जेनेटिक मटेरियल सिर्फ ट्रांसफर करता है। अब मान लो यहां पर कोई दूसरा बैक्टीरिया है, अब यहां से ये जेनेटिक मटेरियल इसके थ्रू देख लो इसमें आ गया। तो ये पर्पस पिलाई का होता है। पिलाई का फंक्शन क्या होता है, हमेशा याद रखना, टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। समझ में आ गया? दूसरा देखो एसेसरी पार्ट क्या होता है तुम्हारा, फिम्बेरी। ये देखो, ये फिम्बेरी भी देखो मोर और लेस इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलोगे इसको, फिम्बेरी। देखो ये इस फिम्बेरी का पर्पस क्या होता है तुम्हारा, ये हुक लाइक होता है,
टू होल्ड द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम को होल्ड करता है, ये पकड़ने की मदद करता है, ज्यादा नहीं जानना है। तो ये 3 अपेंडेज तुमको मेनली पढ़ना था। फ्लैजिला मोटाइल है, मोशन में काम देता है। फिम्बेरी टू होल्ड, पिलाई टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। इतने जानना था। ये देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, एक स्ट्रक्चर बताए थे क्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देख, ये आपका बैक्टीरियल फ्लैजिला है, देख रहे हो ये क्या है, ये फ्लैजिला है। आप देख लो, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये येलो कलर जो देख रहे हो सेल वॉल, और उसके ऊपर जो ये रेडिश कलर देख रहे हो दैट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। यहां देख लो, ये मीजोजोम, राइबोसोम, और ये जो देख रहे हो यही क्या है, सर्कुलर डीएनए। और ये जो स्पेस जो ऑक्युपाई किए हुआ है इसी को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड बोलोगे। अब वो आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है तो उसको कैप्सूल भी बोल सकते हो या स्लाइम लेयर भी कह सकते हो। देख लो, एक यहाँ पर दिखाएं, एक बैक्टीरिया लाइव है, देखो किस तरीके से ये देखो मोशन कर रहा है। ये देखो क्या है, फ्लैजिला है, देखो बैक्टीरियल का सेल देखो किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ये थोड़ा सा देखो, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बता ही चुके हैं, थोड़ा सा समझ लो। देखो क्या कहता है, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ईच राइबोसोम क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में 70s, बड़ा यूनिट जो होगा वो 50s का, छोटा जो होगा 30s। उसको जोड़ मत देना, कहना सारे 80 हो रहा है। हैज 2 सब यूनिट, स्मॉलर 30s एंड लार्जर क्या है 50s। अब देखो राइबोसोम सब आदमी जान रहे हो, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो क्या कहता है, सेवरल राइबोसोम अटैच टू द सिंगल मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म ए चेन कोल्ड पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, जो भी बोलो, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। देखो, रिजर्व मटेरियल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज। क्या होता है, रिजर्व फूड में जनरली तुम्हारा बैक्टीरिया को 2 चीज बड़ी पसंद होता है, ग्लाइकोजन, तुरंत टूट के ग्लूकोज बन के इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, बैग होता है, ऑर्गेनाइज्ड बैग होता है, उसमें स्टोर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है इंक्लूजन बॉडी। क्या क्या होगा, देखो, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आर द इंक्लूजन बॉडीज। इतना बेटा प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा चल गया, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। शुरू में 90 बच्चा हो, अभी 120 बच्चा हो गए हो, कहां से बीच में आ जाता है। क्योंकि वो लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या होता है। आज जो आप क्लोरोप्लास्ट जो बोलते हो, सेल में जो प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक समय क्या था, वो क्लोरोप्लास्ट सेल्फ सेल था, वो प्रोकैरियोटिक सेल था। तो क्या हो गया, कोई प्रोकैरियोटिक सेल जो हेट्रोट्रॉप था उसको इनगल्फ कर गया। तो जैसे ही वो अंदर गया तो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश किया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। कहा कि मेरे को डाइजेस्ट मत करो, मैं तुमको एक फायदा दूंगा, तुम मेरे को प्रोटेक्ट करो। तो कहा क्या, तो मैं तुमको सन में के प्रेजेंस में खाना बना कर दूंगा। तो क्या हुआ, वो प्रोकैरियोट्स जो है सेल उसको डाइजेस्ट नहीं किया और उसी के अंदर में वो रह गया। तो जो बाद में यूकैरियोट्स में क्या बना, वही प्रोकैरियोट कन्वर्ट होकर यूकैरियोट्स आया, तो उसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। बता देंगे डिटेल में, आगे बोलो। और कोई दिक्कत, सब ठीक है बेटा। अगर वीडियो तुमको पसंद आया प्लीज प्लीज लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, करते नहीं हो। थोड़ा सा इसको मित्रों के बीच में फैलाओ ना, सब्सक्रिप्शन एकदम नहीं आ रहा है। ठीक है,
और अधिक जानकारी अगर लेना है, देखो नीचे लिखा हुआ है विजिट साइट, इसको ओपन कीजिए और जुड़िए मेरे साथ। बहुत सा बेनिफिट इसमें मिलेगा। उस वेबसाइट पर जाओ, आपको सब पता चलेगा।